30 अप्रैल 2020 जो लॉकडाउन चल रहा है इस देश के अंदर, इस लॉकडाउन को देखते हुए हमने बच्चों की सुविधा के लिए जो ऑनलाइन क्लासें प्रारंभ की है, जिसके अंदर जेड, आईसीआ, बीएचयू जो ऑनलाइन क्लासेज हैं, आगामी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनको देखते हुए शुरू की गई है। इनके अंदर आज का जो हम टॉपिक है वो कृषि पढ़े। जो कृषि है हमारे देश के अंदर, इस देश की लगभग आपको पता है 70% जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो कृषि कार्य करती है। तो सर्वप्रथम बात की जाए कृषि का जो फादर, एग्रीकल्चर का जो फादर है, पिता अर्थात जनक, वो पीटर डे क्रिसिंस, जिनको एग्रीकल्चर का पिता कहा जाता है। सबसे पहले इन्होंने इस कृषि को संपूर्ण तरीके से समझाया। जो एग्रीकल्चर शब्द है, AGRICULTURE, ये एग्रीकल्चर जो इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश वर्ड अंग्रेजी जो शब्द है, वो हमारी लैटिन भाषा, लैटिन जो भाषा है, इस लैटिन भाषा के एगर या एग्री प्लस कल्चर CULTURE, इन दो शब्दों को मिलाकर के ये एग्रीकल्चर शब्द बना, जिसका अर्थ है सीधा एगर या एग्री का अर्थ होता है मृदा या मिट्टी, और कल्चर है, इस कल्चर का जो सामान्य अर्थ है क्रियाएं। तो सीधे जो कृषि की जो परिभाषा है, इसको ऐसे कहा जा सकता है कि ऐसी क्रियाएं जो हमारे जीवन निर्वाह के लिए संपूर्ण मृदा के अंतर्गत की जाती है, उन क्रियाओं को कृषि कहा जाता है। तो पूछ लिया जाए आपको जेड के अंदर अगर प्रश्न कि एग्रीकल्चर जो अंग्रेजी वर्ड है वो किस भाषा से बना है, तो सीधा हमें ये याद रखना है लैटिन भाषा। लैटिन भाषा का शब्द है, कौन से दो शब्द है, एगर या एग्री प्लस कल्चर, यानी कि जीवन निर्वाह के लिए जो मिट्टी के अंदर की जाने वाली जो क्रियाएं हैं, हमारे आर्थिक उद्देश्यों की दृष्टि से की जाती, उसे कृषि कहा जाता है। और देखो कि जो कृषि शब्द है हमारा हिंदी का, जो कृषि शब्द है हमारे हिंदी का, ये जो संस्कृत भाषा है, तृतीय भाषा के रूप में जिसको हम मानते हैं, संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा के कृष धातु, कृष धातु से बना है, अर्थात कृष प्लस ए, इनसे मिलकर के ये कृषि शब्द बना है। तो पूछ लिया जाए कि संस्कृत भाषा के किस शब्द से कृषि बना है, तो क्या लिखेंगे हम, कृष धातु। इस कृष धातु से जो ये हमारा हिंदी शब्द है, ये कृषि बना है। अब देखो जो हमारी कृषि विज्ञान है एग्रीकल्चर, इस एग्रीकल्चर की प्रमुख शाखाएं कौन सी, प्रमुख शाखाएं, प्रमुख शाखाओं के अंदर एग्रीकल्चर की जो शाखा है वो है हमारी सस्य विज्ञान, सस्य विज्ञान, अर्थात इंग्लिश के अंदर जिसको एग्रोनॉमी,
AGRONOMY, एग्रोनॉम। अब देखो जो एग्रोनॉमी शब्द है इस सस्य विज्ञान के अंदर, अगर इसकी बात की जाए तो यह भी दो शब्दों से मिलकर के बना ग्रीक भाषा है। इस ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के ये एग्रीकल्चर शब्द में जो एग्रोनॉमी है, एक तो है आपका एग्रो प्लस नोमोस, NOMOS। अब देखिए इसमें दो शब्द हो गए ग्रीक भाषा के, एग्रो प्लस नोमोस। इस एग्रो जो है इसका अर्थ है सीधा हमारा सॉइल, या जिसको हम कह सकते हैं फील्ड, FIELD, फील्ड यानी खेत, प्लस नोमोस है इसका अर्थ है मैनेजमेंट, MANEGMENT, मैनेजमेंट यानी कि मृदा, या हम कह सकते हैं कृषि या खेत। और मैनेजमेंट का अर्थ हो गया प्रबंधन। तो इसका अर्थ है, परिभाषा सही तौर पे देखा जाए तो सीधी इन दो शब्दों से निकलती है कि विज्ञान की ऐसी शाखाएं जिसमें मिट्टी या खेत की जो संपूर्ण क्रियाएं हैं उन क्रियाओं का प्रबंधन या अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उस शाखा को सस्य विज्ञान कहा जाता है। अब देखिए सस्य विज्ञान के अंदर अगर बात की जाए, सबसे पहले जो हम खेती करते हैं उसमें कई प्रकार की हम सब्जियां बोते हैं, कई प्रकार के पेड़ पौधे, कई प्रकार की फसलें। तो सबसे पहले अगर फसल की बात की जाए अर्थात क्रॉप, तो फसल की बात की जाए, पूछ ले कि फसल किसे कहते हैं, तो सीधा अर्थ है कि एक बड़े पैमाने यानी कि बड़े स्तर खेत में बड़े पैमाने पर एक ही प्रकार के पौधों को उगाना या बोना, पौधों को उगाना क्या कहलाता है, फसल कहलाता है। जिसमें बड़े स्तर पे मान लो हमने कि ये एक खेत है, इस खेत के अंदर मान लो हमने रबी की जो ऋतु है, इस रबी की ऋतु के अंदर गेहूं बोया है, तो पूरे खेत में जो कतार, लाइन टू लाइन और P टू P, पंक्ति टू पंक्ति, L का मतलब हो गया कतार से कतार, और P टू P हो गया पौधे से पौधे की जो दूरी है, इस प्रत्येक दूरी के अंदर एक ही प्रकार यानी कि प्रत्येक दूरी के अंदर मान लो हमने गेहूं की फसल बोई है, तो इस प्रत्येक अंतराल के अंदर सभी जो पौधे हैं वो गेहूं के ही होने चाहिए, तभी स्थिति के अंदर वो फसल कहलाती है। अब फसलों के अंदर भी मान लो आप कई प्रकार के जो हम देखते हैं फसलें, खाद्यान्न फसलें, कई रोकड़ी फसलें, कई रेशेदार फसलें, कई तिलहनी फसलें। तो अगर फसलों के भी प्रकार पढ़े जाए कि भाई किन प्रकारों के अंदर इसे बांटा गया है, तो फसलों के प्रकार के अंदर भी देखा जाए तो एक तो होती है खाद्यान्न फसलें, एक होती है दलहनी फसलें, एक होती है तिलहनी फसलें, एक होती है रेशेदार फसलें। तो इस प्रकार जो हम
फसलों के जो प्रकार, खाद्यान्न फसलें के अंतर्गत आपको पता होना चाहिए, ऐसी जो फसलें हैं वो आपके अनाज वाली जो फसलें जिनको हम कहने का अर्थ है खाने में जिनका उपयोग करते हैं, उन फसलों को खाद्यान्न फसलें कहा जाता है। और पूछ लिया जाए आपको तो ये भी याद रख लेना कि खाद्यान्न जो फसलें हैं वो आपके पोएसी या ग्रेमिनी जो कुल है उस कुल का ये सदस्य है। तो उदाहरण देखो, आपको खाद्यान्न फसलों के अंदर आपके गेहूं है, मक्का है, चावल है, बाजरा है, ये सब की सब खाद्यान्न फसलें। दलहनी फसलों की अगर बात की जाए तो दलहनी का अर्थ है जिनसे दालें बनती। अब दालें जो बनती है उन सभी जो फसलें हैं उनके अगर कुल की बात की जाए तो उसका कुल है लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी। अब यह चीज हमें ध्यान रखना है कि जो लेग्यूमिनेसी जो कुल की जो फसलें हैं उन फसलों की जो जड़ें हैं, इनकी जड़ों के अंदर आपको पता है राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो इस चीज को याद रख लेना। इसका मुख्य कार्य क्या है राइजोबियम जीवाणु का, कि जो दलहनी जो फसलें हैं उन फसलों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना। स्थिरीकरण करना का अर्थ है सीधा कि जो नाइट्रोजनी पदार्थ है वायुमंडल के अंदर मौजूद जो नाइट्रोजन है वो सीधी पेड़ पौधे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो ये जो जीवाणु है ये क्या करता है कि जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में बदलता है, उसके बाद में पौधे जो हैं वो उनको ग्रहण करते हैं। तो ये क्लियर हो गया। राइजोबियम जीवाणु पूछ लिया जाए कि कहाँ पाया जाता है तो दलहनी जो फसलें हैं उन फसलों की जड़ों के अंदर। अगर इनका आपको अनुभव करना है तो जो आपके दलहनी फसलें चाहे मूंग है, चाहे मोट है, चाहे चना है, उनको जड़ सहित उखाड़ करके देखना कि जो उनकी जड़ें हैं उन जड़ों के अंदर इस प्रकार से, मान लो कोई पौधा है, इनकी ये जड़ें हैं तो इनकी जड़ों के अंदर जो रेशेदार जड़ें उन जड़ों के अंदर इस प्रकार से गांठें पाई जाती, वहां पर ये मौजूद हो। उदाहरण की अगर बात की जाए तो मूंग है, मोट है, चना है, ये सब दलहनी जो कुल है, दलहनी कुल की फसलें। तिलहनी जो फसलें हैं जिनसे हमें पता तेल निकलता है, उसके अंदर हमें पता है तिल, मूंगफली, सोयाबीन, इनसे जो बीज है इन बीजों से तेल निकलता है। और ये चीज कन्फर्म नोट कर लेना कि जिन पदार्थों से तेल निकल जाता है, तेल निकलने के बाद में जो पदार्थ शेष बचता है उस पदार्थ को खली कहा जाता है। तो सीधा हो गया, खली क्या है? तिलहनी पदार्थों में से तेल निकालने के बाद बचा शेष पदार्थ खली कहलाता है।
और पूछ ले इसका उपयोग कहाँ पे होता है, तो ये भी चीज ध्यान रख लें कि पहली चीज तो ये है कि जो हमारे पालतू पशु हैं उन पशुओं को खिलाने में और दूसरी यह है कि मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के अंदर भी इस खली का उपयोग खेतों के अंदर डालने में किया जाता। अब देखो अगली जो फसल है वो है हमारी रेशेदार, जिनके रेशे होते हैं। रेशेदार के अंदर हमें पता है कपास, जूट, ये रेशेदार फसलें जिनसे रेशे प्राप्त होते हैं और इन रेशों का उपयोग है वो हमारे कपड़े बनाने में किया जाता है। पहला उपयोग तो हो गया इसके कपड़े बनाने में और दूसरा उपयोग है जो जूट है, इस जूट के जो रेशे हैं इनका उपयोग बोरियां बनाने में किया जाता है, बोरियां बनाने में। ये हो गई रेशेदार। और कुछ ऐसी फसलें हैं जो नकदी फसलों के अंदर गिनी जाती, जिनको बेच करके पैसे कमाए जाते हैं। तो अगला प्रकार हो गया इसका नकदी फसलें। नकदी फसलें इसका मुख्य उद्देश्य बोने का एक है व्यापारिक दृष्टि से, यानी कि जिनको बाजारों के अंदर बेच करके पैसे कमाए जा सकते हैं वो सब नकदी फसलों के अंतर्गत आती है। इसमें उदाहरण के तौर पे देख लो आप, कपास है, जूट है, गन्ना है, चुकंदर है, ये नकदी फसलों के अंतर्गत आती है। हमें पता है कि मान लो हम कपास, जूट, गन्ना, चुकंदर इनको रोक लिया तो हम करेंगे क्या है, ये सब बड़े बड़े फैक्ट्रियों के अंदर भेजे जाएंगे। ये जूट और कपास है जिनसे तो रेशे बनाए जाएंगे, और गन्ना और चुकंदर है इसका उपयोग शक्कर बनाने के अंदर किया जाएगा। तो घरों के अंदर मान लो हमने इन फसलों को रोक लिया तो इनसे हम घरों के अंदर तो शक्कर बना नहीं सकते, इसलिए इनको बड़े बड़े उद्योगों के अंदर भेजा जाए और उद्योगों के अंदर इनका जो रस है इनको निकाल करके शक्कर बनाई जाएगी। तो मान लो अगर पूछ लिया जाए कि जो शक्कर उद्योग है वो किन फसलों पर आधारित है, तो सीधी चीज है गन्ना और चुकंदर की फसलें अगर पर्याप्त मात्रा में देश के अंदर उत्पन्न हो रही है तो शक्कर है जो उसकी वैल्यू अर्थात जो कीमत है वो उसी दर से लागू की जाएगी कि इतनी मांग कितनी है और उत्पादन कितना हुआ है, उसकी दृष्टि से उसकी कीमत तय की जाएगी।